हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको भी पता चल जाएगा। आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और नॉलेजेबल लेक्चर है। आप लोगों की जो क्वेरीज है छोटी छोटी, वो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो से सॉल्व होने वाली हैं। तो ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा गाइस। आप लोगों की आवश्यकता है मुझे, अभी नीड से चैनल को, आप जैसे लोगों की, स्टूडेंट्स की जो ये लेक्चर देख रहे हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। मैं बता दूं, आज जो क्वेरीज हैं आप लोगों की वो सॉल्व होने वाली है, लेकिन यदि फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछेंगे, ठीक है। मुझसे प्रॉमिस कीजिए इस बात का, क्योंकि गाइज जो द हाइट्स की फैमिली है ना, जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी शर्मीली है, वो कमेंट्स नहीं करती है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछती है। तो ऐसा मत कीजिए गाइज, आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो एक पावरफुल एग्ज़ाम है, और आप लोगों को पूरा हक है क्वेश्चन पूछने का, और आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हमें तो सब कुछ समझ में आ गया है, क्वेश्चन तो हमारे माइंड में बन ही नहीं रहा है, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन ये बनना भी ज़रूरी है, और क्वेश्चन बन रहा है तो उसे पूछना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ज़रूर से कमेंट करके पूछेंगे यदि आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो, और यदि सारी क्वेरी सॉल्व हो गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर हम यहाँ आज के इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम दो सिलेबस का कंपेयर करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। कौन कौन से सिलेबस हैं जिनकी हम तुलना करने वाले हैं, तो कंपेरिजन बिटवीन टू सिलेबस। हम इंडिया की दो जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स हैं, है ना, एक तो होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कि बहुत पॉपुलर है, और एक होता है अपने अपने राज्य की पीएससी का एग्ज़ाम, वो भी काफ़ी पॉपुलर रहता है, प्रसिद्ध रहता है। तो इन दोनों ही एग्ज़ाम के सिलेबस को हम कंपेयर करने वाले हैं, यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का, ठीक है। और यूपीएससी का जो सिलेबस है और स्टेट पीएससी का सिलेबस है, आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो किसी अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। क्या फ़ायदा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों तुलना कर रहे हैं इन दोनों सिलेबस की। तो हम इसलिए तुलना कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जो लेक्चर्स आ रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें लर्न कर रहे हैं, वे कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उन्हें कितना डिटेल में हमें पढ़ना है, कितना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ों का कंपेरिजन होगा यहाँ पे, ताकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए एक्चुअल में राइट है या नहीं, इस बात का हमें पता चल सके। तो सबसे पहले हम यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और स्टेट पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोनों के सिलेबस ले लेते हैं। तो मेरे पास स्टेट पीएससी में एमपीपीएससी का सिलेबस है ना, एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है मेरे हाथों में। आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए, और होगा भी, तो वो निकाल लीजिए। और मैंने डाउनलोड किया है एक यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है। यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस मैंने डाउनलोड कर लिया मोबाइल में। तो सबसे पहले हम यूपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं। तो यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसमें बताया गया है कि आपके 2 पेपर होंगे, सभी को पता भी होगा, है ना। कितने पेपर होते हैं इसके पेपर होते हैं 2। फर्स्ट पेपर आपका रहता है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, और जो सेकेंड होता है, सेकेंड पेपर आपका रहता है मैथ, उसमें मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी पूछा जाता है, बोधगम्यता वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर होता है आपका जीएस का। स्टेट पीएससी में देख लीजिए, तो यहाँ पे भी 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका जीएस का हो जाता है, और सेकंड पेपर आपका वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बोधगम्यता, हिंदी ग्रामर, ऐसे सभी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, दोनों ही। तो ये जो सेकंड पेपर है ये लगभग सेम है, तो यहाँ पे हम इनकी तुलना नहीं करने वाले, क्योंकि सेम, दोनों की प्रिपरेशन सेम हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। हम तुलना करने वाले हैं जो सामान्य पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर इसका और फर्स्ट पेपर इसका, इनकी दोनों की कंपैरिजन करने वाले, दोनों की तुलना करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम यूपीएससी का पेपर। तो दोस्तों
प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर है उसमें पूछा जाता है, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूपीएससी और यहाँ पे स्टेट पीएससी। तो पहला पॉइंट क्या बताया है इसमें कहा गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। सामयिक मतलब कि करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, क्या पूछा जाता है आपका, करंट अफेयर्स पूछा जाता है। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सीधे सीधे हिस्ट्री पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है। क्या लिखा है, लाइन क्या लिखी हुई है, केवल सिंपल सी लाइन लिखी हुई है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास मतलब आपका प्राचीन भारत का इतिहास आ गया, इसमें आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास आ गया और वो भी फुल्ली डिटेल्ड। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पूछा है, तो पूरा हिस्ट्री आपको भारत का पढ़ना है। हिस्ट्री सब्जेक्ट आ गया। फिर है नेक्स्ट लाइन भारत एवं विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ज्योग्राफी। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट आ गया ज्योग्राफी। इसे भी डिटेल में पूछा गया है। डिटेल में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है भारत एवं विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, सामाजिक भूगोल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्थिक भूगोल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको फुल्ली विस्तृत तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ना है, न केवल इंडिया की ज्योग्राफी को पढ़ना है बल्कि वर्ल्ड की ज्योग्राफी को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हो गया। तीसरा पॉइंट है इसमें भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि। मतलब सीधे सीधे पॉलिटी की बात हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट की बात हो रही है, पॉलिटी की बात हो रही है। 3 सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और पॉलिटी भी विस्तृत में, यहाँ से भी पंचायती राज हो गया, लोक नीति हो गया या अधिकारों संबंधी मुद्दे हो गए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजनीतिक प्रणाली हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसे भी आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर है अगला आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन और जनसांख्यिकी। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपका, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है ना। इसे भी विस्तृत रूप से पूछा जाएगा। मतलब सभी है इसमें, सतत विकास के बारे में आपको पूछ सकते हैं, गरीबी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, समावेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जनसांख्यिकी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हो गया, एक तो करंट अफेयर्स हो ही गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। लास्ट है पर्यावरणीय, पारिस्थितिक, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, और सामान्य विज्ञान आगे। तो मतलब आपको पूछ लिया गया है एनवायरनमेंट, और आपका पूछ लिया गया है साइंस है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रारंभिक परीक्षा में तैयार करने होंगे फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड पेपर की यहाँ बात नहीं हो रही। सेकंड पेपर में तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बोधगम्यता वाले सवाल, हिंदी ग्रामर जो भी है ना, आप देख लीजिएगा सेकंड पेपर को डिटेल में। वो सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने ही हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लेंदी वाला पेपर होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है फर्स्ट वाले पेपर में। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है आपको, भारत का हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ना है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
जियोग्राफी को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। जियोग्राफी आपको इंडिया की जियोग्राफी तो पूछी जाएगी, साथ ही साथ वर्ल्ड की जियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी को भी डिटेल में पढ़ना है, आपको भारत की राज व्यवस्था को डिटेल में पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थशास्त्र से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया यूपीएससी का फर्स्ट पेपर। अब हम देख लेते हैं स्टेट पीएससी का। आप अपना स्टेट पीएससी का निकाल लीजिए सिलेबस, वो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे स्टेट वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं, पहले इनके साथ के टॉपिक्स देख लेते हैं ना। तो भारत का इतिहास, मतलब यहाँ पे भी हिस्ट्री पूछा गया है, और हिस्ट्री में कैसे लिखा गया है यहाँ पे, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जो हिस्ट्री है आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तीनों ही पढ़ना होगी। आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास तीनों को विस्तृत रूप से पढ़ना है स्टेट पीएससी में भी। ठीक है, तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट सेम हो गया, मतलब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी तैयार हो रहा है। फिर है भारत एवं विश्व का भूगोल, उसमें भी यहाँ पे विस्तृत दिया हुआ है। जो यूपीएससी का सिलेबस था उसमें केवल हेडिंग दी हुई है, लेकिन यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया गया कि उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो भारत एवं विश्व का भूगोल में भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश जिसके अंतर्गत पूछे जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन पूछे जाएंगे जिसमें वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामाजिक भूगोल पूछा जाएगा, आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा, जो कि सेम यूपीएससी जैसा है। यहाँ पे भी हमने ज्योग्राफी में देखा था, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन सब कुछ यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो सेम है ज्योग्राफी भी। आर्थिक भूगोल में भी यहाँ पे क्या है, डिटेल में बता दिया है कि आर्थिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है, सामाजिक भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स है, ये बता दिया गया है स्टेट पीएससी के। लेकिन पढ़ना सेम है, तो यहाँ पे भी ज्योग्राफी पढ़ना है आपको ऐसा ही जैसा यूपीएससी में पूछा जाता है। और यहाँ पर भी आपको इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़नी है और विश्व की ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है। भूगोल सब्जेक्ट की बात हो रही है गाइस, ये है ना भूगोल की, और ये इतिहास की हो रही है, ये ज्योग्राफी मतलब भूगोल की हो रही है। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935, संविधान सभा के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद के बारे में से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संवैधानिक संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं जैसे कि रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कि आपको डिटेल में पॉलिटी भी पढ़ना है भारत की। ठीक है, इंडियन पॉलिटी आपको डिटेल में पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो पॉलिटी हमने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे भी पॉलिटी पढ़ना है, यहाँ पे भी पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक क्या है स्टेट पीएससी के सिलेबस में, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, मतलब जो इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है वो भी इसी में साथ में कर दिया है। लेकिन आपको इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है ना। यहाँ अलग से टॉपिक नहीं दिया है इकोनॉमिक्स का, बल्कि पॉलिटी वाले इसी में उसको जोड़ दिया है, अर्थव्यवस्था को भी जोड़ दिया है। देखिए हेडिंग ही है इसका, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों ही विषयों को क्या किया है स्टेट पीएससी में, एमपी पीएससी की बात कर रही हूँ मैं, उस सिलेबस में इन दोनों को जोड़ दिया है। लेकिन पढ़ना दोनों ही है, दोनों ही अलग अलग सब्जेक्ट है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। यहाँ पे भी दोनों सब्जेक्ट हैं।
नेक्स्ट है विज्ञान एवं पर्यावरण। अब यहाँ पे जैसे अलग अलग दिया गया था, इन्वायरमेंट और साइंस अलग अलग दिया गया था, पर्यावरण और विज्ञान अलग दिया गया था, यहाँ पे एक हेडिंग में ही डाल दिया इसको। तो आपको पर्यावरण भी पढ़ना है, मतलब इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, और आपको साइंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम सेम हो गया है, एक जैसा हो गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सामायिक घटनाएं, समसामयिक घटनाएं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे भी हो गया, करंट अफेयर्स यहाँ पे भी हो गया। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो जो टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन है ये भी साइंस से रिलेटेड हो जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन, टेक वाले भी, ठीक है। और लास्ट है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका पॉलिटी में आ जाएगा, संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, ये इसी में पढ़ लिया जाएगा। अब देखिए दोनों के सिलेबस में, चाहे सिलेबस अलग अलग लिखा गया है लेकिन पढ़ना दोनों में सेम ही है, एक जैसे सब्जेक्ट ही पढ़ना है, दोनों ही समान रूप से पढ़ना है। मतलब कहने का ये है कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो पेपर का आइडिया होता है, जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा होती है पेपर को पूछने की, थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन पढ़ना तो आपको सेम ही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके जो तथ्य है वो अलग हो जाएंगे और इसके एंशिएंट हिस्ट्री के तथ्य अलग हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो चीज़ है, जो चीज़ जब घटित हुई है वो तभी रहेगी, ठीक है। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री में पानीपत का युद्ध जब हुआ है, फर्स्ट पानीपत की बैटल हुई है, तो उसकी क्या डेट है, 21 अप्रैल है, तो 21 अप्रैल ही रहेगी। यहाँ पर भी 21 अप्रैल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सन 1526 है तो 1526 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1526 रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। बस केवल एक जो पैटर्न होता है ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होता है। तो उस पैटर्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस पैटर्न को हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं जिन एग्जाम के, आप यूपीएससी का फर्स्ट पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे, आप स्टेट पीएससी जो भी आपके स्टेट की पीएससी है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो तरीका है, जो पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ना तो सेम ही है दोस्तों, है ना, एक जैसा ही पढ़ना है। तो आप लोग डिटेल में पढ़ें। आप ये ना सोचें कि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा कम पढ़ना है यूपीएससी के कंपैरिजन में, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते या नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सेम ही पढ़ना होता है। ये प्रारंभिक परीक्षा की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी मेंस की हम चर्चा नहीं करें, मुख्य परीक्षा के बारे में भी हम किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा कर रहे हैं। अब गाइस जो लेक्चर आ रहे हैं चैनल पे उनकी बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है चैनल पे और पॉलिटी के बारे में पढ़ा है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के 1-2 लेक्चर बने, इकोनॉमिक्स के ज़्यादा नहीं बने, और बाकी सब्जेक्ट पे अभी लेक्चर्स आने वाले हैं जब ये कंप्लीट होंगे। तो हिस्ट्री को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, पढ़ना जरूरी है। अभी आपने सिलेबस में देखा छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को आधार बनाते हुए मैं लेक्चर बनाती हूँ और यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिए। यदि आप लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को नोट्स बनाना है, लर्न करना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो बताई जा रही है, जो घटनाएं बताई जा रही है, वे सारी इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, आप डेट बताइए। आपको पानीपत के युद्ध से संबंधित घटनाएं या फिर वो युद्ध किनके मध्य हुआ था, क्यों हुआ था, तक इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के रूप में। आप देखेंगे, आप जब यूपीएससी का फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे ना, आप देखेंगे कि उसमें डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ना है, इन चीज़ों को विस्तृत रूप से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़। चलिए, ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया दोनों सिलेबस में। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्वेरीज हो। अच्छा, यहाँ पे स्टेट पीएससी में ये चीज़ें तो मैंने बता दी आपको कि ये सेम सब्जेक्ट है। स्टेट पीएससी में एक और चीज़ पढ़नी पड़ती है जो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है इम्पोर्टेंट, वो आप जिस भी
राज्य से बिलोंग करते हो आपको उस राज्य से संबंधित पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, उस राज्य से संबंधित आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, उस राज्य से संबंधित आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, उस राज्य से संबंधित इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा उस राज्य से संबंधित। तो ये सारे जो मेन सब्जेक्ट हैं ये आपको स्टेट के भी पढ़ने पड़ेंगे जब आप स्टेट पीएससी का तैयारी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी है, उसका प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको मध्य प्रदेश का इतिहास भी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जो भूगोल है मध्य प्रदेश का वो भी पता होना चाहिए डिटेल्ड में। मध्य प्रदेश का की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें एक डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। आपको स्टेट का, आप स्टेट पीएससी दे रहे हो तो आपको स्टेट का भी फुल्ली विस्तृत रूप से नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग करता है आपको यूपीएससी से स्टेट पीएससी में। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप। काफ़ी दिनों से था मेरे माइंड में कि हम थोड़ा सिलेबस को एक बार चेक कर ले, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हो ये कितना ज़रूरी है सारी चीज़ें, है ना। आप लोग थोड़ा लेक्चर्स में इंटरेस्ट जगाइएगा, इस नोट्स बनाइए तो लेक्चर में इंटरेस्ट भी आएगा, और लेक्चर को पूरा देखिए, ठीक है, पूरा देखिए और नोट्स बनाइए, लर्न कीजिए, उन्हें रिविज़न कीजिए नोट्स को, तभी तो आपकी प्रिपरेशन होगी ना। आप यूँ सोचेंगे कि मैम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना डिटेल में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है एस्पिरेंट्स को यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग तो करते ही हैं, उसमें कोई ये नहीं है, करते ही हैं मैक्सिमम एस्पिरेंट जो होते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कमेंट में पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि हम फला एग्ज़ाम की वैकेंसी निकलने वाली तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। पुलिस की कोई सी एग्ज़ाम कांस्टेबल की निकली हो तो हम उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पहली बार किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वे यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगी उन एस्पिरेंट्स से, ध्यान से सुनेंगे, उन एस्पिरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगी जो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं उन एस्पिरेंट्स से कहना चाहूँगी कि आप अपनी शुरुआत इन एग्ज़ाम्स की तैयारी से करें। कभी भी ये ना सोचें कि हमें तो ये वाला एग्ज़ाम निकालना है, छोटा सा एग्ज़ाम हम निकाल लेंगे, छोटा सा सिलेबस है हम पढ़ लेंगे और जॉब हमें मिल जाएगी, ऐसा ना सोचें। आप यदि अभी कदम रख रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की दुनिया में तो सबसे पहले आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन से शुरुआत कीजिए, ठीक है। एक स्टोरी के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सपोज कॉलेज में आप दो दोस्त हैं, है ना, आपके दोस्त का सपना है कि वो यूपीएससी फाइट करे, बड़ा सपना है उसका, है ना। उसकी मंजिल क्या है, उसकी मंजिल है यूपीएससी पे पहुंचना या फिर स्टेट पीएससी का कोई सा एग्ज़ाम क्रॉस करना और पोस्ट हासिल करना, मतलब बड़ा सपना है। और आपका सपना है कि मुझे तो जॉब लगना है, कोई सा भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम है मैं उसे क्रॉस कर लूँ, बस मुझे जॉब लगना है। आपने ये देखा, ये सपना देखा है, कोई बुराई नहीं है। मैं बता दूं, आपका दोस्त यदि यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है और आप चाहे किसी भी छोटा एग्ज़ाम, कोई सी भी छोटी एग्ज़ाम है, छोटा सिलेबस है जिसका सरल सिलेबस है और आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसा इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये बहुत महान इंसान है और आप छोटे इंसान हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है कि आप लोगों ने ये सोचा कि हमें लाइफ में कुछ करना है, हमारी ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो फिर बहुत बड़ी पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हो, चाहे आप छोटी पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता है ना दोस्तों। मैं बता दूँ, यहाँ पे जो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एस्पिरेंट को यूपीएससी या स्टेट पीएससी दोनों में से किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करना चाहिए। तो आपका एक दोस्त है जो कि उसका शुरू से सपना है यूपीएससी फाइट करने का, आपका सपना है कि कोई सा भी जॉब ले ले, मेरी वैकेंसी निकलेगी, एग्ज़ाम दूंगा, जॉब लेना है मुझे, ये सपना है। अब दोनों ही प्रिपरेशन करने लगे, ये भी बैठ गया प्रिपरेशन के लिए और ये भी बैठ गया प्रिपरेशन के लिए। अब इसने प्रिपरेशन की और एक टाइम एक अटेम्प्ट ऐसा आया उसकी लाइफ में कि उसने यूपीएससी क्रॉस कर ली और वो बन गया कलेक्टर, ठीक है, उसको मिल गई आईएएस की पोस्ट। आपने भी प्रिपरेशन साथ में ही स्टार्ट की है इनके, आपने भी मेहनत की और आपने भी ये वाला जॉब ले लिया, ठीक है।
अब आपको अपने पसंदीदा जॉब मिल गए, बढ़िया है ना। इसने सोचा था मैं आईएएस बनूँ, ये आईएएस बन गया। आपने सोचा था आपको कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको मिल गई, आप भी खुश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा खुश अगर देखेंगे निजी जीवन में देखेंगे, लाइफ में देखेंगे, तो ये इंसान मिलेगा आपको खुश। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर भी है। अगेन मैं कह रही हूँ कि कोई बुराई नहीं है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस का जॉब लेके आप बहुत खुश हो जाएंगे और इस जॉब में खुश नहीं है। लेकिन फिर भी जनरली देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है कि ये जो इंसान है, ये इसके पास पावर भी रहेगा, प्लस हाई सोसाइटी रहेगी इसके पास, है ना, और अच्छा सा लाइफ स्टाइल रहेगा। प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। पावर है तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। प्रॉब्लम्स होगी ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। प्रॉब्लम होगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। उसे हल करने की उसके पास एबिलिटी भी होगी, क्षमता भी होगी, योग्यता भी होगी। आपका जॉब है, आपके पास पावर थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत कम होगा इनके कंपैरिजन में, है ना। हो सकता है आपके पास पावर हो भी ना, आप केवल जॉब आपको करना है, आपको आदेश मिला है, आपको उस आदेश का पालन निश्चित रूप से करना पड़े, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। तो पावर तो मैं नहीं कहूँगी, मीडियम लाइफ स्टाइल मिलेगा आपको, ठीक है। और लेकिन यदि आप इस मीडियम लाइफ स्टाइल में खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जीवन बहुत बढ़िया गुजरने वाला है, क्योंकि आप इसके साथ में, आप इस जोन में खुश हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। अब ये तो एक कंडीशन होगी कि आप लोगों ने जो सोचा वो आप लोगों को मिला। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, एक कंडीशन तो। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आप दोनों ने साथ में एग्ज़ाम देना शुरू किया। इस बंदे ने तैयारी की भाई, तैयारी की और तैयारी की, करता रहा तैयारी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। यूपीएससी में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, आप भी तैयारी कर रहे हैं। अब ये बंदा यहाँ तक, लास्ट तक तैयारी नहीं करी, और इसने यहाँ पे इस वाले अटेम्प्ट में आके सोचा यार मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मुझे अब जॉब चाहिए, आवश्यकता है, मेरे जीवन में आवश्यकता है, मेरे माता पिता को मेरे जॉब की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है जॉब की। और वो यहाँ से टर्न हो गया, उसने पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की उसने, यहाँ पे डिटेल्ड में चीज़ों को पढ़ा। अभी हमने सिलेबस यहाँ पे चेक किया कि कितना विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है कंपेयर टू इन एग्जाम्स के। यहाँ पे क्या है, यहाँ सीधा पढ़ना है। भूगोल पूछा जाएगा तो आपको फैक्ट पूछे जाएंगे, आप क्या करते हैं, आप वन लाइनर फैक्ट को रट के यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। वन लाइनर फैक्ट आपको पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो आप बस वो डेट याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म फला तारीख को हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, सब कुछ विस्तृत रूप से आपको याद करना होता है, ठीक है। मतलब ये जो बंदा है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज है आपकी बजाय, जबकि मेहनत आपने भी की, लेकिन आपका सिलेबस छोटा था, आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत की, आपकी भी गलती नहीं है, आपने उस सिलेबस को ध्यान में रखा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना एग्जाम में पूछा जाता है वैसे आपने तैयारी की है। अब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये बंदा आ गया इस एग्ज़ाम में, ये भी देने पहुँच गया कि मेरा दोस्त दे रहा है, मैं भी देने पहुँचता हूँ। आपने भी तैयारी की है, इसने यूपीएससी के माध्यम से, मतलब इसकी इस एग्ज़ाम के लिए 90% तैयारी तो है ही है ना, इस एग्ज़ाम की। आपने भी पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, पूरी अच्छी तरीके से सिलेबस को पढ़ लिया है, दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन गाइज मैं बता दूं कि ये जो बंदा आपके एग्ज़ाम में घुसा है, ये बहुत पावरफुल है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। हो सकता है कि ये अच्छी रैंक भी अचीव कर ले, चाहे आप तैयारी में लगे हुए थे इस एग्ज़ाम की, लेकिन ये अच्छी रैंक भी अचीव कर ले। यदि टफ क्वेश्चन आ गया, टफ पेपर आ गया, टफ पेपर में भी ये बाजी मार के चला जाएगा और ये एक अच्छी रैंक ले आएगा, कट ऑफ को भी काफ़ी हाई कर देगा आपके एग्ज़ाम का, और चांसेस हो जाएंगे कि शायद आपको ये पोस्ट ना मिले, चाहे आपने बहुत मेहनत भी करी हो। कट ऑफ ऐसे ही हाई होते हैं जब एक अच्छा एस्पिरेंट उन एग्ज़ाम में कूद जाता है ना, उन जॉब्स में कूद जाता है, उन परीक्षाओं में कूद जाता है, तो टफ पेपर भी यदि निकला तो वो तो सॉल्व कर लेगा, तो कट ऑफ तो हाई चला जाएगा, और आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपने मेहनत भी की तो भी आप जॉब अचीव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सीधे मेरा कहने का अर्थ यहाँ ये है, इस स्टोरी के माध्यम से ये कहने का अर्थ था कि यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में अभी प्रारंभिक रूप से जुड़े हुए हो, पहली बार आप दे रहे हो, तो आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी स्टार्ट कीजिए।
इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, आप उससे पढ़ोगे तो आपको डिटेल्ड में नॉलेज होगा, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, याद करने की जो क्षमता है माइंड में वो बढ़ेगी, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, आप ज़्यादा चीज़ें याद करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। यदि आप शुरू से इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लग जाते हैं, आपके पास समय है लेकिन फिर भी आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, तो इनका सिलेबस क्या होता है, इनके कंपेयर में काफ़ी छोटा होता है, और छोटा होने के कारण आपको छोटी छोटी चीज़ें याद करने की आदत हो जाती है। आपका जो माइंड है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, बस थोड़ा सा याद करने की, थोड़ा सा पढ़ने की आपको आदत हो जाती है, रात दिन एक करने की आदत आप भूल जाते हो। आपको लगता है मैं कम कर लूँगा क्योंकि इसका सिलेबस तो छोटा सा है, और छोटी छोटी चीज़ें ही याद करने की आदत हो जाती हैं। जब आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि फिर मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम की यदि आपने सोचा भी, यहाँ पे जाके आपने सोचा भी, तो आपको मेहनत जो है वो ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में 90% तो आप प्रिपेयर्ड हैं और यहाँ से मैं यहाँ छलांग मारूंगा और ये एग्ज़ाम क्रॉस कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तो यहाँ से ही पड़ेगा। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने जॉब अचीव कर लिया है, जो यूपीएससी जैसी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, उनसे आप पूछिएगा कि उन्होंने जब एग्ज़ाम की शुरुआत की थी तो कहाँ से की थी, कैसे पढ़ना शुरू किया था। चाहे कोई व्यक्ति ऐसा होगा, आपके आसपास ऐसा व्यक्ति भी होगा जो किसी छोटी जॉब पे होंगे और उसके बाद में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और यूपीएससी की पोस्ट हासिल की, लेकिन वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं शुरू से डिटेल्ड में पढ़ रहे थे, डिटेल्ड में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने इस पोस्ट को अचीव किया। या फिर उन्होंने यहाँ से शुरुआत भी करी तो उनसे पूछिएगा, वे बताएंगे आपको कि हमें शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ी थी, ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ी थी, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस या किसी भी स्टेट पीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इन एग्ज़ाम्स के बारे में सोचें। यदि आपने ये सिलेबस पढ़ लिया और बाय चांस अनफॉर्चुनेटली आपको ये पोस्ट नहीं मिली यूपीएससी की, तो आप किसी भी जॉब को अचीव कर सकते हैं गाइस। आप में इतनी ताकत हो जाएगी, इतनी योग्यता आ जाएगी, इतनी एबिलिटी आ जाएगी कि आप इन एग्ज़ाम्स को 99% क्रॉस कर लेंगे, है ना। आपका ऑप्शन जो है वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यदि आप इन एग्ज़ाम्स में घुस गए शुरू से, आपके पास समय है, अभी आपकी एज भी है, लेकिन आप इन एग्ज़ाम्स में घुस गए तो आप फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोचते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मैं यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं कहूँगी, लेकिन डिफ़िकल्ट होता है। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, हर कार्य हो सकता है यदि आप लगन से करें तो गाइज़ यही दो टॉपिक मुझे समझाने थे। आज हमने सिलेबस को कंपेयर करके देखा और हमने देखा कि क्यों हर एस्पिरेंट को यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करना चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।